इज मुक्तक सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू टू दिस सेशन जिसके अंदर हम पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस का असेसमेंट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक पर्सनालिटी के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप कमेंट्स में लिख के बताना कि आप उन डायमेंशंस के स्टैंडर्ड्स में कहाँ पे आते हो। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने कमेंट्स लिखे भी थे और मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि जो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स लिखेंगे मैं उनको पर्सनली कोशिश करूंगा कुछ गाइड करने की और कुछ सजेस्ट करने की। तो उस सेशन में आज के इस सेशन में हम ये काम करेंगे और जिस सीक्वेंस में सबने कमेंट्स किए थे यानी कि अर्ली टू लेट, तो उसी सीक्वेंस में मैं स्टूडेंट्स को एसेस भी करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप जल्दी में हैं और पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे या अपने नाम के आने का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं जितने भी पर्सनालिटी के डायमेंशंस थे जिसको हमने OCEAN वर्ड से डिनोट किया था, उस सारी पर्सनालिटी के डायमेंशंस के हाई और लो और मीडियम एस्पेक्ट्स को पहले एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा ताकि आप खुद ही इवैल्यूएट कर सको कि आप कहाँ पे आते हो। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एस्पेक्ट में आप हाई हो इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है, और अगर आप किसी एस्पेक्ट में लो हो इसका भी ये मतलब नहीं है कि ये बुरा ही है। लो होने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं और हाई होने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं अलग अलग डायमेंशन में। तो आइए फटाफट मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि लो होने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और हाई होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, मीडियम होने के क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप अपने नाम के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहते हो तो पहले ही आप देख लो कि आपको तो पता है ना कि आप कहाँ पे हाई हो और कहाँ पे लो हो। तो एक एक करके अपन देखना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताना शुरू करूँ, एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट में जो लोग मीडियम रहते हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हाई हो या लो हो तो यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक एक करके अपन देखना शुरू करते हैं कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट थे और उन एस्पेक्ट के हाई और लो के क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस की। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या था? एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि नई चीज़ों के लिए हमेशा तैयार होता है, जो बदलावों के लिए हमेशा तैयार होता है, नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार होता है, एडवेंचर के लिए तैयार होता है, नए लोगों से घुलने मिलने के लिए तैयार होता है। इसको अपन ने देखा था ओपननेस टू एक्सपीरियंस में। अब येलो कलर से जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए या लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और ग्रीन कलर से जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो आइए अपन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हाई ओपननेस कैन बी परसीव्ड एज अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लैक ऑफ फोकस। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, मैंने बोला था कि हाई हो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही है। कभी कभी इस तरह की क्वालिटीज़ में हाई होना आपको एक खतरे में डाल सकता है। खतरे में मतलब कैसे डाल सकता है? जान का खतरा नहीं, खतरा जैसे आप SSB के लिए अपीयर कर रहे हो तो वहाँ पर ये क्वालिटी में अगर आप हाई हो तो आप कहीं डेंजर जोन में आ सकते हो। कैसे, एक बार समझाता हूँ मैं आपको, एक बार और रीड करता हूँ इसको फिर समझाता हूँ। हाई ओपननेस कैन बी परसीव्ड एज अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लैक ऑफ फोकस। ऐसा नहीं है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस में अगर आप हाई हो तो गलत ही है ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंडिविजुअल्स के साथ में कि जब वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के डायमेंशन में बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं तो दे लैक फोकस या दे बिकम अनप्रेडिक्टेबल। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि दे मे बिकम अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कुछ भी करने के लिए तैयार है वो बहुत तेज़ी से अपने आप को चेंज कर लेगा, वो तेज़ी से स्विच कर लेगा, वो तेज़ी से चेंज कर लेगा। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई लेवल पे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना है। अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना है। सिमिलरली लैक ऑफ फोकस भी हो जाता है, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होते हैं, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए ओपन होते हैं, तो हम किसी एक चीज़ के ऊपर, एक काम के ऊपर, एक टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। एक्साइटमेंट में कोई टास्क हम करते और फिर जल्दी हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है क्योंकि हमें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
हमें कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाता है तो तुरंत हम उसको छोड़ के दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। तो जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई स्टैंडर्ड पे है, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सही बात है, बस उनको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि काम करते वक्त वो ये ध्यान रखें कि अनप्रेडिक्टेबल ना हो, जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। और दूसरा, लैक ऑफ फोकस, कि एक काम कर रहे हो तो उसको पूरा करो और उसको पूरा करे बगैर दूसरा काम शुरू मत करो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हाई स्टैंडर्ड रखते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, वो काम ठीक से नहीं कर पाते, एक काम को पूरा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा चांसेस है कि वो शायद ना कर पाए। तो अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई लेवल पे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि प्रेडिक्टेबल रहो और साथ ही साथ अपना फोकस कभी मत खो। उसके बाद आप हाई लेवल रखो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, कोई बुरी बात नहीं। दूसरा, individuals with high openness are set to pursue self-actualization specifically by seeking out intense euphoric experiences। अब ये जो दो लाइन लिखी हुई है इसको मैं समराइज करता हूँ दो शब्दों में कि आप लोग हमेशा खुश रहते हो। एक अच्छी बात होती है ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले लोगों के अंदर कि आप लोग रहते खुश हो, क्योंकि करते हमेशा मन की हो। और जब आप मन की करते हो, अच्छा ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी के सामने अनप्रेडिक्टेबल हो गए या आपने फोकस लूज कर दिया, ये दूसरों की प्रॉब्लम बन जाती है। फिर आपने अगर फोकस लूज किया है तो इसीलिए लूज किया है क्योंकि आपको इंटरेस्ट आया किसी और चीज़ में, आप उसको परस्यू करने लग गए, तो आप तो खुश हो गए। एक अच्छी चीज़ होती है ऐसे लोगों की कि ज़्यादातर खुश होते हैं, खुश रहते हैं। तो अगर आप में ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला गुण है और हाई लेवल पे है तो अच्छी बात है, आप खुश रहोगे, नई नई चीज़ें ट्राई करो। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में आपको अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना है और अपने फोकस को लूज़ नहीं करना है। दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप बहुत समझदार लोग हो, जल्दी समझ जाते हो। जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट्स करके लिखा था, तो जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, मुझे डर था कि कहीं मेरा वीडियो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा तो मैं श्योर हो गया कि यार स्टूडेंट्स हैं बहुत समझदार, एक बार में चीज़ें समझ गए। दूसरा, दोज विथ लो ओपननेस सीक टू गेन। अब अगर आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस लो लेवल का है तो क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते, ये भी देख लेते। दोज विथ लो ओपननेस सीक टू गेन फुलफिलमेंट थ्रू प्रिजर्वेरेंस एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज प्रैग्मेटिक एंड डेटा ड्रिवन। तो अगर आपका लो है, मान लो कि आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो लेवल पे हो, लो मीडियम पे हो या लो लेवल पे हो, इसका मतलब कि क्या आप गुड फॉर नथिंग हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हु आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स, उनके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर परसिवरेंस होता है, जिसका मतलब होता है दृढ़ता। वो लोग जो भी काम करते हैं, क्योंकि नया कुछ ट्राई करेंगे नहीं, कोई एक चीज़ करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे और उसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसी में पूरी तरह से कमिटेड हो जाएंगे। तो अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो लेवल पे भी हो तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दृढ़ता है और आप काफ़ी डेटा ड्रिवन लोग होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ध्यान रखते हैं ऐसे लोग, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो कुछ भी फैसला करते हैं, जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें स्टडी करके करते हैं। यहाँ पे प्रैग्मेटिक या डेटा ड्रिवन का मतलब ये है कि आप बहुत विश्लेषण करते हो और बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद आप कोई फैसला लेते हो। तो ऐसे लोगों की एक अच्छी चीज़ ये होती है, जो लो होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, कि वो फैसला बहुत सोच समझ के लेते हैं, अपनी तरफ से पूरा स्टडी कर लेते हैं। फैसला सही हो या गलत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरा स्टडी करते हैं और जनरली उनके फैसले गलत नहीं होते, सही होते हैं। तो अगर आप लो भी हो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में तो कोई बात नहीं, ये क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर होगी। समटाइम्स इवन परसीव टू बी डॉगमेटिक और क्लोज माइंडेड। लेकिन अब अगर आप लो हो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस में तो ये क्वालिटी तो आपकी पॉजिटिव हो गई, इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। लेकिन एक नेगेटिव क्वालिटी भी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाती है, और वो जुड़ जाती है कि ये लोग जो होते हैं क्लोज माइंडेड हो जाते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं, अलग थलग रहते हैं, क्लोज माइंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो लेवल पे हो तो जस्ट मेक श्योर कि
कभी आपके बिहेवियर से ऐसा ना लगे किसी को कि आप क्लोज माइंडेड हो। आप लोगों को समझाओ कि मेरा एक तरीका है काम करने का कि मैं एक काम को हाथ में लेता हूँ या लेती हूँ, उसको पूरा करता हूँ टू माई सेटिस्फैक्शन, टू द बेस्ट ऑफ माई सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम शुरू करता हूँ, और जो मुझे सिक्योर लगता है, सेफ लगता है, मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ, सो दैट किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ग्रुप में और कोई आपको क्लोज माइंडेड या डॉगमैटिक ना समझे, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में डायमेंशंस बताए थे पर्सनालिटी के, तो किसी ने हाई लिखा था, किसी ने लो लिखा था। तो मैं एक चीज़ आज के लेक्चर के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हाई लेवल पे हो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, तो उसको बदलो मत, अपने आप को बदलना नहीं है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है जितना हो सके। अगर आप लो हो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में तो उसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, इंश्योर करना है कि आपकी गलत इमेज लोगों के सामने ना जाए, आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करो। गॉट इट। तो ये जो भी क्वालिटी है आपकी, आप हाई हो लो हो फर्क नहीं पड़ता, हाई के भी अपने पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, लो के भी अपने पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। जो इंडिविजुअल मीडियम है या हाई मीडियम है या लो मीडियम है, वो अपने आप समझ गए होंगे कि आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने एक्सट्रीम्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सट्रीम्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप मीडियम पे हो, हाई मीडियम पे हो, लो मीडियम पे हो, तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यही इसी का लेते हैं अपन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए कि आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो मीडियम पे हो, मतलब कि यू आर टेंडिंग टूवर्ड्स द ग्रीन लाइंस। तो अगर आप लो मीडियम पे हो, मतलब दृढ़ता आपके अंदर है, थोड़ी कम है लेकिन है आपके अंदर दृढ़ता। क्लोज माइंडेड आप हो जाते हो, थोड़े कम लेकिन हो जाते हो। तो अगेन आपको क्या इंश्योर करना है कि क्लोज माइंडेड नहीं होना है और अपनी दृढ़ता को बनाए रखना, ये आपका एक अच्छा गुण है। और अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में मीडियम हाई लेवल पे हो या हाई मीडियम लेवल पे हो, देन डेफिनेटली आप खुश तो बहुत रहते हो, अपने मन का करते हो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने कामों को ठीक से करो। तो आप भी हाई लेवल में अगर जितना क्लोज हो तो उसके हिसाब से अपने आप को इवैल्यूएट करो, लो लेवल में जितना क्लोज हो उसके हिसाब से अपने आप को इवैल्यूएट करो। तो दिस वॉज अबाउट द ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस वाला क्वालिटी या वाला डायमेंशन। अब अपन बात करते हैं कॉन्सेंशियसनेस के बारे में, कि वो कॉन्सेंशियसनेस थी ना कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, कितना डिसिप्लिन के साथ आप काम करते हो। तो उसमें भी आप हाई लेवल या लो लेवल या मीडियम लेवल, और मीडियम में भी हाई या लो मीडियम हो सकते हो। तो अब अपन देखते हैं कि कॉन्सेंशियसनेस में अगर आप हाई लेवल के हो तो उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे आपको अवेयर रहना है और उन डिसएडवांटेजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने ओरिएंटेशन को नहीं बदलना है। अगर आपको लगता है कि आप हाई हो कॉन्सेंशियसनेस में, तो हाई रहो, डिसएडवांटेज जो उसके होते हैं उससे बचो। बस यही ऑब्जेक्टिव था ये सेशन करने का। तो आओ रीड करते हैं। हाई कॉन्सेंशियसनेस इज ऑफन परसीव्ड एज स्टबर्ननेस एंड ऑब्सेशन। कई बार वो लोग जो बहुत डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं और अपने काम, अपने टास्क को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज रिलायबल। ऐसे लोग जो है काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई इंडिविजुअल अपना काम तय समय पे शुरू करता है, तय समय पे पूरा करता है, अच्छे से करता है, तो उससे ज़्यादा अच्छी रिलायबिलिटी किसकी हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़िद्दी प्रतीत होते कई बार, और अपने काम के प्रति काफ़ी ऑब्सेसिव भी होते। देखिए, ज़िद्दी होना काम के प्रति, ऑब्सेसिव होना काम के प्रति, कई लोगों को अच्छी क्वालिटी लग सकती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। एक तो संस्कृत की वो कहावत है कि अति सर्वथा वर्जते, किसी भी चीज़ में अति बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है लूज फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह के जो लोग होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हो या इवन कोई और भी करियर अगर आप परस्यू करना चाहते हो, तो ज़िंदगी में आप जो भी काम करोगे एक टीम के साथ ही काम करोगे, बिना टीम के काम नहीं होता। ऐसे बहुत रेयर काम होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं।
और कोई काम जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको होते हुए दिखता है वो भी एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, कम से कम 2-3 लोगों की टीम तो होती ही है उसके ऊपर। अगर कोई आप देखते हो यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर भी है जो अपना खुद का चैनल चला रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यूट्यूब का मैनेजमेंट भी खुद ही कर रहा है, वो अपनी पीपीटीज भी खुद ही बना रहा है, या किसी और तरह का कोई स्टूडियो रिलेटेड असिस्टेंस नहीं ले रहा है। भाई वो भी 3-4 लोगों के साथ मिलके ही काम करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग अपने काम को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, रिलायबिलिटी तो होती है उनकी, लेकिन टीम में जेल नहीं हो पाते, क्योंकि सब लोग उनकी तरह तो होंगे नहीं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग उन्हीं की तरह हों, और फिर कोई उनके लेवल को मैच नहीं कर पाता है तो फिर वो काफ़ी गुस्सा भी होते हैं, काफ़ी अनकोऑपरेटिव भी हो जाते हैं कई बार। तो अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में हाई लेवल के हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको दूसरों के बारे में ये समझना है कि हर कोई आपकी तरह नहीं होगा, और जब आप टीम में काम कर रहे हो तो कई मौक़ों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है आप कॉन्सेंशियसनेस में हाई लेवल पे हो, हमेशा रहो, ज़िंदगी भर रहो, इससे बढ़िया कोई गुण नहीं, आप बहुत रिलायबल माने जाओगे। लेकिन टीम के दूसरे मेंबर्स के लेवल को भी ध्यान रखो, और अगर कोई आपके लेवल से मैच नहीं कर पा रहा है तो उसको हेल्प करो आपके लेवल पे मैच करने के लिए। उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन मत निकालो, बल्कि उसको मदद करो कि वो आपके लेवल के निकट से निकट पहुंच पाए। पता नहीं आपके लेवल को मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उस एस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी उसको समझाओ अपने बारे में, अपने काम करने के तरीके के, और उसको एनकरेज करो कि वो आपकी तरह काम कर सके। बी फ्लेक्सिबल, और कहीं पर अगर ऐसा मौका आ गया कि कोई आपको मैच नहीं कर पा रहा किसी एस्पेक्ट में, तो प्लीज़ फ्लेक्सिबल हो जाओ, प्लीज़ फ्लेक्सिबल हो जाओ। 1-2 दिन उसके हिसाब से भी काम कर लो। अगर मान लो आपका कोई साथ में साथी है जो आपके काम करता, अब उसके घर में विवाह प्रसंग आ गया, मंगल प्रसंग आ गया, वो 2 दिन 3 दिन आपके साथ काम नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये कि आप गुस्सा करो, ज़िद्दी हो जाओ, चिढ़ जाओ उसके ऊपर, या उसे नौकरी से निकाल दो, ये गलत हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेंशियसनेस के हाई लेवल पे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि फ्लेक्सिबल रहो, और दूसरों को एनकरेज करो अपने तक पहुंचने में। उनके ऊपर ज़िद्दीपना नहीं दिखा रहा है आपको। इन लोगों में ये एक दुर्गुण हो जाता है कई बार कि ये ज़िद्दी हो जाते हैं कि मैं जैसा हूँ, मैं अपना काम टाइम पे करता हूँ और मेरे को यही चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में तो आपको टीम में ही काम करना है और तरह तरह के लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। गुण आपका सही है, लेकिन दूसरों को वहाँ तक रेज करो, ना कि उनके ऊपर हुक्म चलाओ या उनसे गुस्सा हो जाओ। लो कॉन्सेंशियसनेस इज एसोसिएटेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे हो तो इसका मतलब ये कि आप बहुत बुरे पर्सन हो, नहीं। अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे हो, इसका मतलब ये कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहेगी, स्पॉन्टेनिटी हमेशा रहेगी, इमीडिएट काम करोगे। एक ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है कि उनको तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हाई लेवल का कॉन्सेंशियसनेस लोग रखते हैं, जनरली वो लोग कोई भी काम करते हैं उससे पहले तैयारी बहुत करते, रिहर्सल्स करते, प्रिपरेशन करते, क्योंकि परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग होते हैं कि बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। और जो लोग लो लेवल पे होते हैं कॉन्सेंशियसनेस के, उनके अंदर एक अच्छी गुण होता है कि बहुत स्पॉन्टेनिटी के साथ में काम करते हैं कि अच्छा ये वाला काम है, ये वाला प्रोजेक्ट है, चलो करते हैं, तैयारी नहीं करते, देखेंगे क्या होगा, देखते हैं, करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आर्म्ड फोर्सेस के करियर में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको तैयारी का मौका ही नहीं मिलता, तैयारी का टाइम ही नहीं मिलता, आपको सीधे एक्शन में जाना होता है। वहाँ पे ये गुण बहुत काम आता है। वरना कोई ऐसा इंडिविजुअल जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है और हमेशा तैयारी के साथ ही काम करता है, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो 3 दिन लूँगा, मैं तो 4 दिन लूँगा और उसके बाद ही मैं ऑपरेशन में जाऊँगा। तो उस कंडीशन में कुछ नुकसान भी हो सकता है, आप दुश्मन से पीछे भी हो सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा इंडिविजुअल बहुत काम का होता है जो स्पॉन्टेनिटी के साथ काम करता है कि ठीक है, और एक्शन में जाना है, ऑपरेशन में जाना है, मैं तैयार हूँ, प्लानिंग नहीं है कुछ भी, देखेंगे, प्लानिंग बना लेंगे, एज पर द सिचुएशन प्लानिंग बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक ऐसे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल जो कॉन्सेंशियसनेस में बहुत हाई लेवल के थे, और एक ऐसे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल जो कॉन्सेंशियसनेस में थोड़ा लो लेवल के थे, पर दोनों ही बहुत सक्सेसफुल थे। दोनों एग्जाम्पल
फौज के ही दूंगा मैं। पहले मैं दूंगा एग्जाम्पल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कैसे थे? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जब एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि आप सभी जानते, अब तो आपने फिल्म भी देख ली है तो आप जानते होंगे कि उनको जब ये कहा गया कि हमको इन्वेड करना है ईस्ट पाकिस्तान को और वहाँ पे जो सिविलियंस के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही है उसको रोकना है, तो आप इन्वेड करो उसके ऊपर जाके। लेकिन फील्ड मार्शल ने क्या कहा कि नहीं, इट रिक्वायर्स प्लानिंग, इट विल रिक्वायर रिहर्सल्स, इट विल रिक्वायर प्रेपरेशंस एंड आई नीड 5 to 6 months। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा इन्वेजन, अदरवाइज हम हार जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी बात समझ में आई एंड फॉर्चुनेटली दे हैड टाइम, उनके पास में वक्त था, तो उस वक्त का फ़ायदा उठा के उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी और फिर वो युद्ध में गए एंड देन एवरीवन नोज हिस्ट्री कि इतिहास क्या था। अब एक ऐसे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेते जो कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल का था बट एट द सेम टाइम एक बड़ा कॉन्करर था। नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में उसके हिस्टोरियंस ने लिखा है कि जब इजिस की लड़ाई हुई थी, गौगमिला की लड़ाई हुई थी ईरान में, तो बहुत बड़ी पर्शियन आर्मी उसको घेर के खड़ी हुई थी, उसके सामने खड़ी हुई थी, घेर के नहीं लेकिन उसके सामने खड़ी हुई थी, बहुत बड़े विंग स्पैन वाली पर्शियन आर्मी। अलेक्जेंडर ने उस पर्शियन आर्मी को देखा और उस पर्शियन आर्मी को देख के उसने एक छोटा सा प्लान बनाया कि ये ओरिएंटेशन के साथ में अपन लड़ाई करेंगे और सोने के लिए चला गया। और हिस्टोरियन ये लिखते हैं उसके बारे में कि सुबह 10 बजे तक वो सोया। 10 बजे तक सोना कोई अच्छी बात नहीं होती, चाहे वो अलेक्जेंडर का ज़माना हो या आज का ज़माना हो, और वो भी तब जब दुश्मन की इतनी बड़ी सेना आपके सामने खड़ी हुई हो। तो काफ़ी एक लापरवाह कैरेक्टर दिखाई देता है अलेक्जेंडर, जो सुबह 10 बजे सो के उठता है आराम से, और 10 बजे सो के उठ के आने के बाद में बैटलफील्ड के अंदर जाता है और इमीडिएट प्लान बनाता है कि हमको करना क्या है। रात को उन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था कि दुश्मन की आर्मी कितनी बड़ी है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, और बहुत क्विकली प्लान बनाया था। उस प्लान को फाइनलाइज किया सुबह और इन्वेजन और अटैक कर दिया, और अटैक करके पर्शियन आर्मी को हरा भी दिया कुछ घंटों के अंदर अंदर, अपने से कहीं ज़्यादा बड़ी पर्शियन आर्मी को। तो जो लोग कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे होते हैं वो ये ध्यान रखें कि अपनी स्पॉन्टेनिटी को हमेशा बेहतर करते रहें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर हमेशा विश्वास करें, और हाँ थोड़ी बहुत कोशिश करें कि हाई लेवल पे जाएं, अपने काम को सही समय पे पूरा करें। लो लेवल ऑफ कॉन्सेंशियसनेस होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काम करना ही नहीं है, जहाँ पर भी आप हो उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, लेकिन दुखी नहीं होना, क्योंकि आपके अंदर ये दो गुण मिलेंगे। अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल के हो तो यू आर क्लोज टू अलेक्जेंडर द ग्रेट, और अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में हाई लेवल के हो तो यू आर क्लोज टू फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ या उनके जैसे और भी कई लोग। तो ये इस तरह के दो लोग मैंने बहुत देखे मिलिट्री हिस्ट्री में, एक वो जो बहुत प्लानिंग करते हैं और बहुत प्लानिंग के साथ में फिर आगे एक्शन करते हैं, और एक वो जो अचानक जाते हैं, प्लानिंग करते, एक्शन कर लेते और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लो कॉन्सेंशियसनेस में हो तो दिस में अपीयर एज स्लॉपीनेस एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंटली अगर आपका कॉन्सेंशियसनेस लो है, आप अपनी स्पॉन्टेनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन में लोगों के सामने पेश आओगे, या लोग आपके प्रति बहुत नेगेटिव इंप्रेशन बनाएंगे, और वो बनाएंगे कि ये तो काफ़ी स्लॉपी इंसान है और इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये काम करेगा नहीं करेगा, टाइम पे करेगा, शुरू करेगा, ख़त्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई विश्वास नहीं होता ऐसे लोगों के ऊपर। तो ऐसे लोगों को कई बार काम नहीं मिलता, राइट। अब अलेक्जेंडर तो राजा था खुद ही, तो उसने आर्मी को बोला कि चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट पे निकल गया बिना प्रिपरेशन के, वो कि जब जो सेना सामने आएगी उसके हिसाब से प्लानिंग बना लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये चीज़ ग्रीस में चल गई, ये चीज़ पर्शिया में चल गई, ये चीज़ अफ़गानिस्तान में चल गई, ये चीज़ सेंट्रल एशिया में चल गई, लेकिन ये चीज़ इंडिया में नहीं चल पाई। इंडिया के हिसाब से उन्होंने प्लानिंग नहीं करी, सोचा नहीं था कि इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, किस तरह के वॉरियर्स मिलेंगे, किस तरह का मौसम रहेगा, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई उसको। और फिर इतिहास आप जानते हो कि यहाँ से उसको लौटना पड़ा।
तो इसीलिए अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको थोड़ा राइज अप करो। कॉन्सेंशियसनेस में एकदम लो लेवल का होना भी अच्छी बात नहीं है, मीडियम लो लेवल के हो आप चल जाएगा, मीडियम लेवल के हो ठीक है, हाई लेवल के हो अच्छी बात है, बट अगेन हाई लेवल के हो तो मेक श्योर कि स्टबर्ननेस शो नहीं करती है। तो मीडियम लेवल, लो लेवल का मत हो कॉन्सेंशियसनेस के अंदर, थोड़ा उससे हाई लेवल के ही रहो तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। अब अगली क्वालिटी की तरफ आगे बढ़ते, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप लोगों से घुलते मिलते हो, बहुत फ्रैंकली आप लोगों से बात करते हो, ईजीली ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन जाते हो ग्रुप का। तो ये सारी वो बातें होती जो एक्स्ट्रावर्जन कहलाती, ये वाला डायमेंशन। अब इस डायमेंशन में हाई एक्स्ट्रावर्जन इज ऑफन परसीव्ड एज अटेंशन सीकिंग एंड डोमिनियरिंग। अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में हाई लेवल पे हो, मीडियम हाई लेवल पे हो, बहुत अच्छी बात है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व रहोगे जिसको लोग हमेशा पसंद करेंगे, क्योंकि वो जब भी आ जाता है तो हंसी मजाक करता है, लोगों को बातों में एंगेज करता है, माहौल को बहुत लाइवली बना देता है। लेकिन कभी कभी इस प्रोसेस में हाई लेवल ऑफ एक्स्ट्रावर्जन लोग दूसरों को डोमिनेट करने लगते हैं, क्योंकि वो कमांड इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और जैसे ही वो कमांड इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर कई बार वो अपनी मन मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं, अटेंशन सीक करना शुरू कर देते हैं, और मन मर्जी चलाने की प्रोसेस में कई बार दूसरों की मजाक भी उड़ा देते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में हाई लेवल पे हो तो प्लीज़ एक बात इंश्योर करो कि आप कभी किसी को डोमिनेट मत करो। अच्छी बात है, आप खुल के अपनी बात रखते हो, सबके सामने घुल मिल जाते हो, लेकिन ग्रुप में किसी इंडिविजुअल को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे डोमिनेट करता है। अगर ऐसा उसको लगने लग गया तो वो इंडिविजुअल आपको पसंद नहीं करेगा। और अगर एक ग्रुप है तो उस ग्रुप के अंदर कोशिश ये होनी चाहिए कि सभी लोग आपको पसंद करें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि आपको उतना पसंद ना करे, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि कोई आपसे हेट ना करे, आपका व्यवहार किसी के प्रति बुरा ना हो, इतना आप इंश्योर करो अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में हाई लेवल पे हो। अदरवाइज तो एक्स्ट्रावर्जन में हाई लेवल होना बहुत अच्छी बात है। आप एसएसबी के अंदर जाते हो, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आउटडोर ग्रुप टास्क में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के लोग बहुत खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, और जनरली ऐसे इंडिविजुअल्स के रिकमेंडेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल्स तभी रिजेक्ट होते हैं जब वो दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हैं कि बस जो हूं मैं ही हूं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बात सुनो, मैं नहीं करना। मैं करोगे तो बकरा बन जाओगे, कट जाओगे। तो हम करके रखना, हमेशा हम का कॉन्सेप्ट रखना, मैं का कॉन्सेप्ट नहीं रखना, और दूसरों को डोमिनेट नहीं करना। बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी है एक्स्ट्रावर्जन में हाई लेवल का होना। दूसरा, लो एक्स्ट्रावर्जन कॉजेज अ रिजर्व्ड रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी। अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में लो लेवल पे हो तो ऐसे लोग जनरली रिजर्व्ड माने जाते हैं, कम बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी, रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी कि आपका खुद का यूनिक कुछ भी नहीं है, जैसा किसी ने बोला आपने वैसा कर दिया, जैसा ग्रुप कर रहा है वैसा आपने कर लिया, तो आपकी अपनी कोई यूनिकनेस नहीं है। तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में लो लेवल पे होते हो तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी कि आपको ऐसा नहीं कभी भी शो होने देना है कि हाँ ठीक है आप घुल मिल नहीं पाते हो, अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं रख पाते हो, बट हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, भले ही आप उसको बहुत ताकत से ना रख पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे कि आप उसको बहुत ताकत से ना रख पाओ, लेकिन सुनने वाले को और आपको ऑब्जर्व करने वाले को ये पता होना चाहिए कि दिस इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये भेड़ नहीं है जो बस फॉलो करेगा आगे वाली भेड़ को। ऐसे लोग एसएसबी में रिजेक्ट हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, घुल मिल नहीं पाते, बट दे हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे लोग कई बार रेकमेंड हो जाते हैं एसएसबी के अंदर। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस क्वालिटी के बारे में, पहले एक बार आगे पढ़ लेता हूँ। परसीव्ड एज अलूफ और सेल्फ एब्जॉर्ब्ड।
वो भी वही बात है कि कई बार ऐसे लोगों को ये मान लिया जाता है कि ये लोग जो है अकेले रहना पसंद करते, अलग थलग बैठे रहते, किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और खुद ही में खोए हुए रहते। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी के। अगर आप लो पे हो तो ज़्यादा नेगेटिव हो, इसमें हाई पे रहना, मीडियम पे रहना इज़ ओके। मीडियम हो, हाई हो, इट्स गुड। लो मीडियम और लो होना एक्स्ट्रावर्जन में कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस टीम का गेम होता है। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि आप टीम के साथ जल हो रहे हो, तो फिर यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट मेंट टू बी देयर। लेकिन एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी की, एक्स्ट्रावर्जन डायमेंशन की एक अच्छी बात होती है, दिस क्वालिटी कैन बी डेवलप्ड। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो विकसित की जा सकती है। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर एक्सट्रोवर्ट ही रहेंगे, कि भगवान ने उनके अंदर कोई प्रोग्रामिंग करके दे दिया है कि अभी एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा। कोई भी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान जो ये कह रहा है कि वो एक्स्ट्रावर्जन में लो लेवल पे है, वो हर जगह लो लेवल पे होता है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। असंभव जैसी चीज़ है ये। एक इंडिविजुअल किसी एक ग्रुप के अंदर शायद कंफर्टेबल ना हो और उनके साथ घुल मिल ना पाए, लेकिन वही इंडिविजुअल किसी दूसरे ग्रुप के साथ में घुल मिल जाता है और उनके साथ बहुत बातें करता है। ये बात आप भी मानोगे। अगर अपने आप से पूछोगे, अगर आप एक्स्ट्रावर्जन में अपने आप को लो लेवल पे रख रहे हो, तो आप इस बात को ज़रूर मानोगे कि कुछ जगह है जहाँ पे आप घुल मिल नहीं पाते। शायद स्कूल में नहीं घुल मिल पाते, या कोचिंग में घुल मिल नहीं पाते, या दोस्तों के ग्रुप में घुल मिल नहीं पाते, लेकिन फैमिली में घुल मिल पाते होंगे, अपने कजिन्स के साथ घुल मिल पाते होंगे, या कोई एक ऐसा ग्रुप होगा, शायद आपकी कॉलोनी में के अंदर हो सकता है कोई एक ऐसा ग्रुप जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो और घुल मिल पाते हो। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करूँगा कि अगर इस क्वालिटी में आप लो लेवल पे हो तो इसको राइज करो, कम से कम मीडियम लेवल तक आओ आप इस क्वालिटी के अंदर। लो मीडियम पे भी नहीं रहना है। और इट्स ऑल अबाउट कंफर्टेबिलिटी। जनरली जब हम किसी ग्रुप में घुल मिल नहीं पाते, तो जनरली वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं होते, और जनरली वो कंफर्टेबिलिटी नहीं होने की वजह इन्फीरियॉरिटी होती है कि उस ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते, किसी न किसी एस्पेक्ट में हम अपने आप को उनसे इन्फीरियर मानते हैं। वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकता है कि वो ग्रुप ऐसा हो जिसमें सारे स्टूडेंट्स बहुत रिच हों और आप उनके मुकाबले में मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास हो, तो आपको वो इन्फीरियॉरिटी फील होती हो, इसीलिए आप उनमें घुल मिल नहीं पाते। और वहीं आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाते हो तो बहुत हाई हो जाते हो एक्स्ट्रावर्जन में, क्योंकि वहाँ पे आपको आपसे गरीब लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत घुल मिल के बात करते हो। तो ज़्यादातर एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी में लो लेवल का इंडिविजुअल उस ग्रुप के साथ में जल नहीं कर पाता है जिसमें वो अपने आप को इन्फीरियर मानता है। ये इन्फीरियॉरिटी हो सकता है कि फिजिकल इन्फीरियॉरिटी हो, कि आपके ग्रुप के अंदर सारे लोग काफ़ी सुंदर हों और काफ़ी लंबे चौड़े स्ट्रांग हो और आप नहीं हो, तो आप इन्फीरियर फील कर सकते हो और उस ग्रुप के साथ में आप जल नहीं करोगे ठीक से। कोई और ग्रुप होगा जो आपकी कदकाठी का ग्रुप होगा, उसके साथ आप जल कर जाओगे। या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो और आप नहीं हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, इन्फीरियर फील करोगे, जल नहीं कर पाओगे। या कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, इंग्लिश में बात करते हो सारे के सारे लोग, आप नहीं कर पाते हो, आप जल नहीं कर पाओगे। तो एक्स्ट्रावर्जन में लो होने की जो प्राइमरी वजह मेरे को लगती है वो इन्फीरियॉरिटी होती है। तो इसमें आप ये देखो कि आप कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ जल कर पाते हो, कि हाँ मैं इनके साथ जल कर लेता हूँ, इनके साथ जल कर लेता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात को ऑब्जर्व करो कि किनके साथ जल नहीं कर पाते हो, और फिर फिगर आउट करो कि उनके साथ आप जल क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों कंफर्टेबल नहीं हो आप उनके साथ में, वो कौन सी कमी है आपकी जो आपको इन्फीरियर फील करवा रही है उस ग्रुप में, जिसकी वजह से आप उनके साथ में जल नहीं कर पा रहे हो। और अपनी उस कमी के ऊपर वर्क करना शुरू करो, अपनी उस कमी के ऊपर क्या करो, वर्क करना शुरू करो। जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाओगे, आप पाओगे कि उस ग्रुप में आप अपनी बातें रख पा रहे हो, उस ग्रुप के लोग आपकी बातों को
तवज्जो दे रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये होगा, लेकिन आपको अपनी उस कमी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके अंदर वो इन्फीरियॉरिटी आ रही है, राइट। और हाँ, इसमें वो जो एक एस्पेक्ट था कि अगर आप कद काठी में वैसे नहीं हो ग्रुप के, तो अब हो सकता है कोई मुझसे पूछ ले कि अब सर मेरी कद काठी वैसी नहीं है, तो मैं तो अब कद काठी बढ़ा नहीं सकता या बढ़ नहीं सकती मेरी, तो अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंसान का अपीयरेंस तब तक ही मैटर करता है जब तक उसका मुंह नहीं खुलता है। इंसान का अपीयरेंस तब तक ही मैटर करता है जब तक उसका मुंह नहीं खुलता है। जिस वक्त इंसान का मुंह खुलता है उसके अपीयरेंस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसे इंसान हैं जो लुक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लुक्स में अच्छे होने के बाद जब वो बोलना शुरू करते तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, आपके मन में उनके प्रति जो इंप्रेशन होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। और वही कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते जो लुक्स में उतने अच्छे नहीं दिखते आपको, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते तो एकदम से आप उनको सुनने लग जाते हो, उनकी बातों पे ध्यान देने लग जाते हो और उनकी बातें आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाती। तो अगर ये वाला इशू है, किसी को कद काठी वाला इशू, तो इसका ऑल्टरनेटिव नॉलेज होता है, इसका ऑल्टरनेटिव आपकी ओरेटरी स्किल्स होती है। तो उसके ऊपर वर्क करो, ठीक है। अगर किसी की हाइट कम है तो कम है, वो नहीं बढ़ सकती, समय रहते अगर उसके ऊपर काम नहीं किया गया, या जेनेटिक्स ही कुछ ऐसे हैं कि नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ सकती, तो फिर क्या बढ़ सकता है? ज्ञान बढ़ सकता है, नॉलेज बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सकती है। और एक बार वो इंप्रूव हो जाए तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हो, आप उस ग्रुप के लीडर बन सकते हो। अडोल्फ हिटलर को देख लो, अडोल्फ हिटलर जर्मनी का लीडर था और कितना पावरफुल लीडर था ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। अडोल्फ हिटलर के लुक्स क्या वो हॉलीवुड लुक्स थे कि हम हॉलीवुड का कोई डैशिंग स्टार मान ले कि हाँ भैया ये हॉलीवुड के डैशिंग स्टार वाला लुक्स रखता था तो डोमिनेट कर गया, वो भी जर्मनी जैसी कंट्री में। जर्मनी जैसी कंट्री जहाँ के ऑर्डिनरी एवरेज लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, बड़े हैंडसम लोग होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल लोग होते हैं। उन लोगों के बीच में एडोल्फ हिटलर ने अपनी जगह कैसे बनाई? अगर कदकाठी के हिसाब से ग्रुप में इवैल्यूएशन हो रहा होता तो हिटलर झाड़ू ही लगा रहा होता जर्मनी में, पर वो लीड करा जर्मनी को उसने। क्यों? ओरेटरी स्किल्स, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नॉलेज से आता है, एंड देन ओरेटरी स्किल्स जो प्रैक्टिस से आती। तो एक्स्ट्रावर्जन आपको डेवलप करना ही करना है। इसमें आप लो लेवल के हो, मैं कोई फायदा नहीं मानता कि एक्स्ट्रावर्जन में आप लो लेवल के हो तो कुछ फायदा है, नहीं, इसमें मैंने कोई फायदा नहीं लिखा। क्योंकि जिस सर्विसेज के अंदर आप जा रहे हो आपको जेल होना ही पड़ेगा, ग्रुप के अंदर घुलना मिलना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो एक्स्ट्रावर्जन में, प्लीज़ मेक श्योर कि दूसरों के ऊपर भी दया करो, दूसरों को भी मौका दो, दूसरों को डोमिनेट मत करो, और दूसरों की मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना, क्योंकि आप उड़ा सकते हो, वो कुछ बोल नहीं सकते, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको। पाप भी लगेगा आपको, बाकी सब छोड़ो, एसएसबी वगैरह पाप पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। एग्रीएबलनेस, किसी की मदद करने की भावना, किसी के दुख को समझ के उसको सिंपैथाइज या एम्पैथाइज करने की भावना, ये एग्रीएबलनेस होता था। और एग्रीएबलनेस में हमने क्या देखा? हाई एग्रीएबलनेस इज ऑफन सीन एज नाइव और सबमिसिव। एग्रीएबलनेस में जो लोग भी हाई थे, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो हाई लेवल छोड़ दें, उसमें मेरे को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। शायद सिर्फ इतना हो सकता है कि आपके कुछ पुण्य ज़्यादा हो जाए जीवन में, कि हाँ आपको बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने हमेशा लाइफ में दुखी ही देखा है कि सर हमने उसके लिए इतना किया और वक्त आने पे उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने क्यों किया उसके लिए उतना? ये तुम्हारी चॉइस थी कि तुमने उसके लिए उतना किया, तो अब दुखी मत हो, उसे जो करना था उसने कर दिया। आगे से ध्यान रखो कि किसी को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है, किसी को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है। कुत्ते को घी मत खिला दो, क्योंकि उसको घी पचता नहीं। अब आप कुत्ते को घी खिला दोगे और उसको पचेगा नहीं, वो उल्टी करेगा, और आप दुखी हो रहे हो कि यार मैंने इसको घी खिलाया, इसने उल्टी कर दी। अरे कुत्ते को घी पचता ही नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी अच्छाइयाँ, अपनी मदद, अपनी रिसोर्सेज ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व रखो जो डिजर्विंग है।
और सही में जिनको नीड है। हर किसी में अपना प्यार मत बांटते चलो, हर किसी में अपनी जेनरोसिटी मत बांटते चलो, इससे एंड में आपको ही दुख होगा। तो ये वो क्वालिटी है जिसमें अगर कोई हाई लेवल पे है तो प्लीज़ मैं उससे विनती करूंगा कि थोड़ा सा हाई मीडियम पे आ जाओ या मीडियम पे आ जाओ। जो लोग इस क्वालिटी में मीडियम लेवल पे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो हाई लेवल पे हैं वो दुखी ही रहते हैं हमेशा, राइट। तो ऐसे लोगों को क्या समझ लिया जाता है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, नाइव समझ लिया जाता है कि इनएक्सपीरियंस्ड है। मतलब किसी ने कोई बात रखी, आपने बोला कि अगर मैंने इसकी बात को काटा तो इसको बुरा लग जाएगा, तो चलो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो वो आदमी आपके बारे में क्या सोचेगा कि इसने मेरी बात इसलिए मान ली क्योंकि ये तो नाइव है, इसको खुद कुछ नहीं आता है, इसीलिए इसने मेरी बात मानी। जबकि हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा प्लान था, बट आप बहुत ही अच्छे इंसान थे, आपने बोला यार इसको बुरा ना लग जाए इसीलिए मैं इसकी बात मान लेता हूँ। पर उसने आपके बारे में क्या सोचा कि इसको कुछ आता ही नहीं था इसीलिए मेरी बात मानी इसने। या फिर ऐसे लोग सबमिसिव भी हो जाते हैं कि यार इसको बुरा ना लग जाए इसकी बात मैं मान लेता हूँ। तो फिर ऐसे इंडिविजुअल्स आपको समझने लगते हैं कि ये तो मेरे सामने हमेशा झुक जाता है, और फिर वो हमेशा आपको झुकाते ही रहते हैं क्योंकि आपने उनको कंडीशन ही ऐसा कर दिया है कि आप हमेशा उनके सामने झुके हो। तो वो आपको आपके सामने हमेशा झुका हुआ देखना पसंद करते, और जिस दिन आप सर उठाने की कोशिश करते हो वो आपसे लड़ाई कर लेते, झगड़ा कर लेते। फिर आप रोते हो बैठ के कि हे भगवान मैंने हमेशा उसकी बात मानी और एक बार मैंने अपनी बात उसके सामने रखी, उसने मेरी बात नहीं मानी, कितना बुरा किया मेरे साथ में। तो ये जो बुरा आपके साथ हुआ, बिल्कुल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी इस बात का दुख है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन इसमें गलती अपने जैसे लोगों की होती है कि अपन नॉन डिजर्विंग लोगों के सामने सबमिसिव हो जाते हैं, किसी को बुरा ना लगे इसीलिए उसकी बात मान लेते हैं, और फिर बाद में वो इंडिविजुअल अपनी बात नहीं मानता क्योंकि उसको तो आदत है आपको हमेशा झुकाने की, वो थोड़ी झुकेगा आपके सामने। तो प्लीज़ अगर आप इसमें हाई लेवल पे हो तो लो लेवल पे आ जाइए, आपसे विनती है मेरी, लो पे मत आइए पर मीडियम पे आ जाइए। हाई मीडियम भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। जो आपसे मदद मांगने आया है जितनी आपसे हो सके, और ज़रूरी हो तो मदद करो, ज़रूरी हो तो मदद करो, जितनी हो सके उतनी मदद करो। और एक लाइन में और बोलूँगा इसके बारे में, घर बेच के तीर्थ नहीं करना कभी भी। घर बेच के तीर्थ नहीं करने का मतलब यह है कि किसी की मदद करने की प्रोसेस में अपना काम नहीं छोड़ देना, प्रायोरिटी पे हमेशा खुद का रखो, ऑलवेज कीप योर सेल्फ ऑन प्रायोरिटी। अगर उसकी मदद करने में आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आपकी किसी अचीवमेंट का नुकसान हो रहा है, आपके टाइम का नुकसान हो रहा है, तो अपने आप को प्रायोरिटी दो कि नहीं यार सॉरी, अभी मेरा ये ज़रूरी काम है, ये काम मैं कर लूँगा, उसके बाद आपकी मदद करूँगा। अगर आप तब तक रुक सकते हो तो रुक जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अप्रोच होना ही चाहिए आपके अंदर। मदद करना बुरी बात नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बहुत अंडरस्टैंडेबल होती कि यार भाई कोई कुएं में गिर गया, डूब रहा है, तो उस समय ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना कि देखो अभी तो मैं कोचिंग क्लास जा रहा हूँ या मेरा लेक्चर है, जब मेरा लेक्चर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको कुएं से निकाल लूँगा। तब आपका लेक्चर पूरा होने के बाद आप सिर्फ लाश निकालोगे कुएं से, लेकिन उसकी जान बचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस, और आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको सारे काम छोड़ के किसी की मदद कर रही, सिचुएशन कितनी इंटेंस है उसके लिए, क्या वो मर सकता है, क्या उसका कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर ऐसा है तो दो उसको टाइम और उसकी जान बचाओ, या उसको किसी बहुत विशालकाय नुकसान से बचाओ जो उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, उसके करियर के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। कोशिश करो उसको बचाने की। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी मदद मांगने के लिए आ रहा है तो उसके पीछे बावले नहीं हो जाना कि अरे मेरे से मदद मांगी इसने, अब मेरे को इसकी मदद करना, अब इसकी समस्या मेरी समस्या है। ये अप्रोच नहीं होना। पहले मैं अपनी समस्या सॉल्व करूंगा और उसके बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा और रिसोर्सेज मिलेगी तब मैं इसकी समस्या सॉल्व करूंगा। दूसरा, लो एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटीज़ आर ऑफन कॉम्पिटिटिव। अब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है एग्रीएबलनेस कि इसमें लो भी नहीं होना है आपको, इसमें हाई भी नहीं होना है आपको और लो भी नहीं होना है, इसमें बेस्ट है मीडियम। क्योंकि जब आप लो हो जाते हो तो फिर वो ऐसे इंडिविजुअल्स हो गए कि मदद नहीं करते, वो सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको परसीव किया जाता है या वो हो जाते सच में सेल्फिश कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। ये वाला अप्रोच भी नहीं रखना।
कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, किसी की मदद नहीं करना। क्योंकि अगर आप ग्रुप में रहते हो तो ग्रुप में आप तभी एक्सेप्टेबल होगे जब आप दूसरों की मदद करोगे। तो प्लीज़ अगर आप एग्रीएबलनेस में लो लेवल पे हो, दूसरों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, कोऑपरेट नहीं करते हो, तो ये आदत छोड़ दो और इसको थोड़ा सा रेज करो और मीडियम लेवल पे आओ, और हाई लेवल पे भी हो तो भी मीडियम लेवल पे आओ एग्रीएबलनेस में। और उसके बाद आता है आपका एन, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म वो क्वालिटी थी जहाँ पर आप अपनी एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो ये एक ऐसी क्वालिटी जिसमें लो लेवल का होना अच्छी बात है। न्यूरोटिसिज्म आपकी इमोशनल मैनेजमेंट का गुण है कि आपके ऊपर एंगर, एंजाइटी, ये सब कितनी जल्दी हावी हो जाता है। तो अगर आप इसमें लो लेवल पे हो तो अच्छी बात है, अगर आप इसमें हाई लेवल पे हो तो बुरी बात है। काम एंड स्टेबल पर्सनालिटीज बट अनकंसर्न्ड, अगर आप इसमें हाई लेवल पे हो, सॉरी लो लेवल पे हो, यहां मैं लिख देता हूं लो लेवल, मतलब कि एंगर, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, अनसर्टनिटी, इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं होती है, तो आप कैसे इंडिविजुअल बनोगे? एक काम इंडिविजुअल, शांत रहने वाले, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा ना किन्हीं चीज़ों का। और कैसे बनोगे? स्टेबल पर्सन, कि ठीक है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अपने को अपना बैलेंस बना के रखना है, अपने को अपनी डायरेक्शन में चलते जाना है। अब ऐसा होता है ना, कई बार मैंने देखा है इंडिविजुअल्स के साथ में कि गली में जा रहे हैं, अब गली में जा रहे हैं और उस गली के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो उन कुत्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कुत्ते को देख के डरने लगते हैं या कुत्ते को मारने लगते, पत्थर उठा के, लकड़ी उठा के, और फिर वो इन्वॉल्वमेंट जो है कुत्ते और उस इंडिविजुअल का बड़ा इंटेंस हो जाता है, फिर कुछ भी हो सकता है। कई इंडिविजुअल्स मैंने ऐसे देखे जो बड़ा काम रहते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं तो बस वो अपने आराम से चलते जाते हैं, उन्हें पता होता है कि सिर्फ भौंकेगा यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक इसकी गली है, इसके बाद ये नहीं भौंकेगा, फिर कोई और भौंकेगा लेकिन ये नहीं भौंकेगा उसके बाद। पर जो भी बात है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि जो इंडिविजुअल्स न्यूरोटिसिज्म में लो लेवल पे होते वो स्टेबल होते, आसपास के डिस्टर्बेंसेस से उनको परेशानी नहीं होती, तो ये एक अच्छा गुण है आपके अंदर। लेकिन रिएक्टिव पर्सनालिटी बट डायनेमिक, अब कोई ऐसा इंडिविजुअल जो न्यूरोटिसिज्म में हाई लेवल पे है, सॉरी लो लिख दिया मैंने इसको, न्यूरोटिसिज्म में अगर कोई हाई लेवल पे है तो वो इंसान कैसा होगा? बड़ा रिएक्टिव इंसान होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कुत्ते ने भौंका तो वो भी मतलब भौंकेगा नहीं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपनी भाषा में भौंकेगा वो अपनी भाषा में पत्थर मारेगा, उसको लकड़ी मारेगा, कुत्ता उसकी तरीके से काम करेगा, तो वो इन्वॉल्व हो जाएगा कुत्ते के साथ में। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, कुछ भी होता है तो वो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते और रिएक्ट करते। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर एक और बात होती है जो अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक गुण होता है उनके अंदर, ये लोग बड़े डायनामिक होते हैं, ये लोग बड़े डायनामिक होते हैं, हमेशा एक्शनफुल रहते हैं। मतलब अगर मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, तो कभी कभी क्या हो जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इनसेंसिटिव हो जाता हूँ। तो अगर आप न्यूरोटिसिज्म में लो लेवल पे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेक श्योर कि आपको इनसेंसिटिव नहीं होना है। आपको इनसेंसिटिव नहीं होना है। अच्छी बात है आपके ऊपर एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और की लाइफ में कुछ खराब चल रहा हो जो आपसे एसोसिएटेड हो तो आप उसको सिंपैथाइज मत करो या एम्पैथाइज मत करो। प्लीज़ बी सेंसिटिव कि कुछ हो गया, गलत हो गया। अब जैसे ये क्वालिटी कब थोड़ी बुरी साबित होती है, जब मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया और वो गिरा हुआ पर्सन लड़का है, तो आप उसको उठाने नहीं जाते, क्योंकि लड़की गिर जाती है तो सभी जाते हैं उठाने के लिए, उसको पूरा चौराहा आ जाता है। अगर लड़की गिर जाए
तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसको उठाने के लिए, अरे अरे क्या हुआ, लगी तो नहीं, गाड़ी ठीक है, वगैरह वगैरह। और लड़का गिर जाता है तो लोग उसको 2 गालियाँ ही देके जाते हैं कि चलाना नहीं आती तो गाड़ी क्यों चलाता है, या कुछ और बोल के चले जाते। तो ऐसे लोग जो न्यूरोटिसिज्म में थोड़े लो लेवल के होते, वो अपने आसपास किसी की परेशानी को भी सीरियसली नहीं लेते या उससे प्रभावित नहीं होते। तो ये गुण अपने अंदर अगर है तो इसको नहीं होने देना है। प्लीज़ बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। अच्छी बात है, आप अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहते, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी से गुजर रहा है और उसको मदद की आवश्यकता है, तो अपनी तरफ से जो भी मदद हो उसकी कर दो थोड़ी बहुत। कम से कम गिरा हुआ हो कोई लड़का तो उसकी गाड़ी उठा के कोने में रख दो, उसको उठा के गाड़ी पे रख दो। ज़्यादा लगी हो तो एम्बुलेंस बुला दो, कितना टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप हाई लेवल पे हो न्यूरोटिसिज्म में, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप बहुत रिएक्टिव हो जाओगे, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी डायनामिक भी रहोगे, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहोगे, आप काफ़ी सेंसिटिव रहोगे, काफ़ी संवेदनशील रहोगे। तो एक ऐसी अच्छा गुण होता है इन लोगों का, वो होता है हेल्पफुलनेस। ये लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो एग्रीएबल वाली बात आ जाती है इनके अंदर, तो ये लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक अच्छा गुण होता है इनके अंदर। तो अगर आप न्यूरोटिसिज्म में लो लेवल पे हो तो अपने इस गुण को बचा के रखो, लेकिन वो गुण या वो भावनाएं जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, उन भावनाओं को रोकने की कोशिश करो। तो यहाँ पे भी आपको मीडियम लेवल का होना ज़्यादा उचित होता है। तो आई होप कि ये सारे जो डायमेंशंस मैंने आपको बताए, ये सारे डायमेंशंस के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, और कुछ आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपको क्या करना है, आप किस गुण में कमज़ोर हो और क्या रेक्टिफाई करना है आपको अपने अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने इंडिविजुअल नाम लिख के स्लाइड्स बनाई हुई है और उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन किस गुण में है, कौन हाई लेवल पे है, कौन लो लेवल पे है। कुछ स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली कुछ सलाह भी मांगी थी, तो वो सारी स्लाइड्स एक एक करके मैं देखता हूँ। जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था और जिन्होंने एंड में कमेंट किया था, उसी ऑर्डर में मैं स्टूडेंट्स के नाम को यहाँ पे लेके बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक कोई लड़की थी आई थिंक, जिसका खुद का ओरिजिनल नाम नहीं लिखा हुआ था, एंजल JF2HE ऐसा लिखा हुआ था। आई डोंट नो ये क्या होता है, अगर इसका कोई मीनिंग होता है तो। लेकिन इसमें दे आर अफ्रेड, इन्होंने अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखी है, अफ्रेड ऑफ इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्जेशन, यानी कि वो एग्रीएबलनेस में थोड़ी सी लैक कर रही है। दूसरा इन्होंने लिखा है एग्रीएबलनेस एट मीडियम लेवल, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा लैक कर रही है। शॉर्ट टेम्पर्ड ओकेजनली एंड लो कॉन्फिडेंस। तो अब मैं आपका जो भी नाम है एंजल नाम से ही आपको एड्रेस करता हूँ कि एंजल, आपको क्या क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले अफ्रेड ऑफ इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बोलूँगा कि थिंक व्हाई यू वांट टू थिंक व्हाई, सबसे पहले थिंक व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। सबसे पहली चीज़ आप ये सोचो कि आपको कॉन्वर्जेशन क्यों शुरू करना है। क्या आपको कॉन्वर्जेशन शुरू करने से बहुत आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन होने वाली है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प आपकी होने वाली है? अगर ऐसा है तो कॉन्वर्जेशन को मत देखो, फिर आपकी उस हेल्प को या आपकी उस वैल्यू एडिशन को देखो जो आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सीनियर से कॉन्वर्जेशन शुरू नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है, तो आप टीचर से कॉन्वर्जेशन शुरू नहीं कर पा रहे हो, या अपने किसी सीनियर से कॉन्वर्जेशन शुरू नहीं कर पा रहे हो, पर आपको कॉन्वर्जेशन क्यों करना है? क्योंकि उनसे कॉन्वर्जेशन करके आपको नॉलेज मिलेगा या कोई बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो फिर उस कॉन्वर्जेशन को शुरू करो ज़्यादा। फिर ये सोचो कि अगर इस कॉन्वर्जेशन में मेरे टीचर ने या मेरे सीनियर ने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया, भगा दिया आपको कि भग यहाँ से, नहीं करना तेरे से बात, तो क्या हो जाएगा? आपसे बड़ा ही है, आपसे सीनियर ही है, डिसरिस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं।
ये तो उसका डिसरिस्पेक्ट है, ये उसका जाने दो ऐसे कॉन्वर्जेशन को, छोड़ो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है, शायद नुकसान ही हो जाए। तो कॉन्वर्जेशन आप शुरू नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी कॉन्वर्जेशन को शुरू करने से पहले ये सोचो कि कॉन्वर्जेशन शुरू क्यों करना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर उस कॉन्वर्जेशन को किसी भी तरह के रिपरकशन को ध्यान से हटा के शुरू करो कि इस कॉन्वर्जेशन को शुरू करने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, छोड़ दो। रिस्पॉन्स क्या आएगा, छोड़ दो, करो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट, क्योंकि आपका फ़ायदा ही होगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि वहाँ पे अगर कॉन्वर्जेशन शुरू नहीं हो रहा है तो बेटर है कि शुरू ना ही हो। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है एग्रीएबलनेस एट मीडियम लेवल, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई सुझाव की ज़रूरत नहीं। तीसरा, शॉर्ट टेम्पर्ड ओकेजनली। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, मैं भी हो सकता हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड, कई बार होता ही हूँ, और भी कई इंडिविजुअल्स हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी शॉर्ट टेम्पर्डनेस के बारे में कि यू आर नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, in fact you are short tempered for specific people or situations। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंडिविजुअल परमानेंटली शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर इंसान जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के प्रति ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। उसको फिगर आउट करो कि आप कहाँ पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर पे शॉर्ट टेम्पर्ड ज़्यादा होते हैं और सोशल लाइफ में शॉर्ट टेम्पर्ड कम होते हैं या बहुत खुशमिजाज होते हैं। कई लोग सोशल लाइफ में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और घर में बहुत कूल बिहेवियर होता है उनका। तो ये फिगर आउट करो कि अगर आप घर पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो वो क्या वजह है जिनकी चलते आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और अगर आप आउटसाइड सोशल लाइफ के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो वहाँ पे कौन कौन सी वो सिचुएशंस आती है या कौन कौन से वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी वजह से आप शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो। और इसको दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें सोच के देखो जिसके प्रति आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे ही आप उस इंसान जिसके प्रति आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचना शुरू करोगे तो ग्रेजुअली आपका शॉर्ट टेम्पर्डनेस कम होता जाएगा। एकदम से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली आप कम शॉर्ट टेम्पर्ड होना शुरू हो जाओगे जब आप उसको समझने लगोगे। तो शॉर्ट टेम्पर्ड हम परमानेंटली कभी भी नहीं होते, इंडिविजुअल और सिचुएशन स्पेसिफिक शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। उस सिचुएशन को समझो, उस इंडिविजुअल को समझो, उसके भी कुछ पॉइंट्स वैलिड होंगे, उसके भी कुछ पॉइंट्स सही होंगे, और तब आपका शॉर्ट टेम्पर्डनेस धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, कम होने लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लो कॉन्फिडेंस आपका एक और प्रॉब्लम है, तो लो कॉन्फिडेंस का सॉल्यूशन है मेरी नज़र में इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड स्किल्स। लो कॉन्फिडेंस का रामबाण उपाय है, ये वाली दवाई आप ले लो, आपका लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अपने ज्ञान का विकास करो और अपने हुनर का विकास करो। जिस इंसान के पास में ज्ञान होता है या हुनर होता है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ होती है, वो कभी भी लो कॉन्फिडेंस में नहीं होता है। जिस इंसान के पास ज्ञान और हुनर दोनों होता है वो तो फिर बहुत महान बन जाता है।
तो अपने ज्ञान और अपने हुनर दोनों का विकास करो और लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए निजात पालो। अब कौन सी स्किल्स पे काम करना है ये आप देख लो, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है उसके ऊपर काम करके। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप गिटार बजाना सीख लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, तो आप कभी भी ग्रुप में लो कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे, क्योंकि कभी ना कभी ग्रुप में आपको मौका मिलेगा गिटार बजाने का, और जिस दिन आप ग्रुप में गिटार बजा के दिखाओगे सारे लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे कि अरे वाह यार कितना अच्छा गिटार बजाती है, और आपको लगेगा कि अब मेरी इज्जत हो रही है ग्रुप में, तो वो लो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा आपका। तो अपने अंदर कोई ऐसा हुनर विकसित करो जो दूसरों के अंदर ना हो, तब लोग अपने आप आपकी इज्जत करेंगे और आपका लो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और हुनर विकसित नहीं कर सकते हो तो अपने नॉलेज को विकसित करो, ये तो हो ही सकता है। अब अगले स्टूडेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिदम ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई मीडियम लेवल पे है, बहुत अच्छी बात है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फोकस लूज नहीं करना है और अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहना है। दूसरा कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे है। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे हो तो उसका एक फ़ायदा है स्पॉन्टेनिटी, लेकिन मैंने ये भी रेकमेंड किया है कि कॉन्सेंशियसनेस में लो लेवल पे होना परमानेंट तो प्लीज़ मेक श्योर कि कॉन्सेंशियसनेस में जो लो लेवल है उसको थोड़ा सा हाई करो, मीडियम तक लेके आओ। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। बस आपको अवेयर रहना है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को उसको दुरुस्त करना है। और डे बाय डे, मान लो आप 10 बजे उठते हो तो उसको आपको इम्प्रूव करना है, तो आप अगले दिन 9:30 बजे उठो, फिर 9:15 बजे उठो, फिर 9 बजे उठो। 1 महीने में आप 6 बजे उठने लग जाओगे, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते जाओ। एक्स्ट्रावर्जन हाई लेवल पे हो, बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रावर्जन हाई लेवल पे हो। मेक श्योर कि किसी को डोमिनेट नहीं करना है, किसी को बुरा फील नहीं करवाना है, अपनी अटेंशन को सीक नहीं करना है, दूसरों को भी बोलने का मौका देना है, तब आप एक लीडर की तरह एक्सेप्टेबल होगे। एक्स्ट्रावर्जन हाई लेवल पे होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का ध्यान रखो। एग्रीएबलनेस हाई मीडियम लेवल पे है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एग्रीएबलनेस को भी मीडियम लेवल पे लाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ना अगेन कई मौक़ों पर आपको ऐसा फील होगा कि यार मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए उतना नहीं किया, और आप दुखी रहोगे फालतू में। तो फालतू में दुखी क्यों रहना? पैसे लेके दुखी हो रहे हो तो फिर भी एक बार बनता है, फालतू में दुखी क्यों होना? तो थोड़ा अपनी एग्रीएबलनेस को नीचे लेके आओ, मीडियम पे लाओ, अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखो, और उसको सॉल्व करने के बाद, उसको अचीव करने के बाद दूसरे की मदद करो। घर बेच के तीर्थ यात्रा नहीं करनी। नेक्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म, जिसमें कि आप लो लेवल पे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन लो लेवल वाले पर्सन को ये ध्यान रखना है सेंसिटिविटी लूज नहीं करनी। लड़का भी सड़क पे गिर जाए तो उठाने जाना है, लड़की को तो जाओगे आप उठाने, लड़का भी गिर जाए सड़क पे तो उठाने जाना है आपको। ये सेंसिटिविटी अपने अंदर बनाए रखो। बाकी बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव इमोशंस आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। फिर अगला नाम है वैष्णवी परमार। ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई, अगेन ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई लेवल पे है, फोकस लूज नहीं करना है और अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना है। जो काम लिया है उसको पूरा करो, और उसको पूरा करने से पहले दूसरे काम की तरफ आकर्षित नहीं होना है। दूसरा कॉन्सेंशियसनेस मीडियम लेवल पे एक अच्छी बात है। बहुत हाई लेवल के अपने नुकसान है, तो मीडियम लेवल की कॉन्सेंशियसनेस अच्छा है। बहुत हाई लेवल की कॉन्सेंशियसनेस भी बुरी नहीं होती, बट मीडियम लेवल की भी अच्छी होती है। ये हाई मीडियम लेवल की कॉन्सेंशियसनेस सबसे बढ़िया होती, क्योंकि एकदम हाई लेवल पे थोड़े स्टबर्न हो जाते हैं ना हम लोग, तो मीडियम पे आप हो, थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रावर्जन आप हाई हो, तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप में आप दूसरों को डोमिनेट कर लो, दूसरों का भी ध्यान रखना है। एग्रीएबलनेस में आप हाई लेवल के हो, मैंने उसके नुकसान बता दिए कि हमेशा पछताते ही रहोगे कि हाय मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए नहीं किया, मैंने उसके लिए सारे पैसे लुटा दिए, ज़रूरत पड़ने पे उसने मुझे 1 रुपये भी नहीं दिए। ये भावना अपने को, इससे सफ़र कभी भी नहीं करना है।
तो इसको एग्रीएबलनेस को थोड़ा नीचे लेके आओ। अगेन आपके लिए भी घर बेच के तीर्थ नहीं करना है। न्यूरोटिसिज्म में मीडियम लेवल है, ठीक है, मीडियम लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। न्यूरोटिसिज्म में जाहिर सी बात है कि नेगेटिव इमोशन थोड़ा बहुत सबको इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, सेंसिटिविटी को अपने बनाए रखना है। और क्योंकि आप मीडियम लेवल पे हो न्यूरोटिसिज्म में, तो ज़्यादातर चीज़ें करेक्ट ही होगी। नेक्स्ट इज वंशिका जादौन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई लेवल। वंशिका, दूसरों को डोमिनेट नहीं करना है और अटेंशन सीख नहीं करना है, दूसरों को भी मौका देना है। कॉन्सेंशियसनेस लो लेवल, इसको इम्प्रूव करना है। आप अलेक्जेंडर द ग्रेट हो वंशिका, लेकिन अलेक्जेंडर को भी भारत में हार मिली थी, तो अपने को कहीं पे भी नहीं हारना है। तो कॉन्सेंशियसनेस को अपने को थोड़ा हाई लेवल पे लेके आना है, लो से मीडियम तक लाओ। और ये गुण आराम से अचीव किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। एक्स्ट्रावर्जन आप मीडियम लेवल पे हो, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स्ट्रावर्जन पे आप मीडियम लेवल के हो। एग्रीएबलनेस में आप मीडियम लेवल के हो, जो कि अगेन अच्छी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एग्रीएबलनेस में मीडियम लेवल का होना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। और न्यूरोटिसिज्म में आप हाई लेवल के हो, मतलब कि आपके ऊपर ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये हावी हो जाता है। अभी इससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ एक स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं होती। हमारी जो लाइफ होती है वो जैसे मैं लाइन खींचता हूँ वैसी होती है। ये ऐसी लाइन खींचता हूँ मैं, तो ये स्ट्रेट नहीं, कहीं इधर मुड़ी कहीं इधर मुड़ी, ये तो मैंने बहुत अच्छी खींच दी। लेकिन जब मैं कॉन्शियस होकर नहीं खींचता हूँ लाइन, तो बहुत आड़ी टेढ़ी लाइन खिंचाती है। तो लाइफ वैसी होती है। और अगर नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हुई आपकी लाइफ में जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, तो हमेशा ये सोचो कि ठीक है, चलो मान लो कि कोई एग्ज़ाम हुई, उस एग्ज़ाम के अंदर आप पास नहीं हुए या डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया आपका उस एग्ज़ाम के अंदर, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? क्या प्रलय आ जाएगा धरती पे? क्या भारत सरकार ये बोलेगी कि अब आपको दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा लाइफ में? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए किसी फेलियर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसकी वजह से डिप्रेशन में मत आओ। क्योंकि आपको कोई फेलियर मिला है, इट्स ओके, सभी को सक्सेस और फेलियर मिलते ही रहते हैं, लेकिन उस फेलियर से सीख के आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखो। अभी कहीं फंस गए अपन, तो बैठ के रोने से अच्छा है कि ये कोशिश करो कि कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो कहीं फेल हो गए अपन, तो उस डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। देखो क्या रास्ते आगे और दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उसके उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वर्क करो। तो हमें, और दूसरा, इस तरह के लोगों को मैं एक और चीज़ की सलाह दूंगा, नेवर सिट आइडल, कभी भी फालतू मत बैठो। क्योंकि इस तरह की भावनाएं आपके घर में नहीं, आपके दिमाग में तभी घर करती है जब आप कुछ कर नहीं रहे होते हो। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, ड्राइंग करो, और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुकिंग करो, गार्डनिंग करो। अगर आप कुछ भी काम करते रहते हो, तो ये न्यूरोटिसिज्म की नेगेटिव भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। तो जब भी ऐसा लगे आपको कि ऐसा हो रहा है, आपको कोई काम समझ में नहीं, अगर कोई काम है आपको पढ़ाई वढ़ाई का, तो वो कर लो। और अगर वो नहीं बन रहा है आपसे, या वो काम नहीं है आपका, तो कोई दूसरा क्रिएटिव काम कर लो। एटलीस्ट वो स्पेस जहाँ पर कि वो भावना आपके अंदर आ सकती थी, आप उसको निकाल दोगे, आप उस फेज़ को निकाल दोगे, एंड देन फिर आप अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगले हैं रॉकी कुमार, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई मीडियम। ठीक है, अच्छी बात है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई मीडियम है। कॉन्सेंशियसनेस मीडियम, अगेन नॉट बैड, कॉन्सेंशियसनेस मीडियम। एक्स्ट्रावर्जन मीडियम, मीडियम इज ऑलवेज गुड, मध्यम मार्ग। एग्रीएबलनेस लो मीडियम, ये भी अगर मीडियम तक आए तो अच्छा है, क्योंकि अगेन ग्रुप में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरों के साथ जेल करोगे। लो मीडियम में मतलब आप कोऑपरेट कम करते हो, रेयरली कोऑपरेट करते हो, सिलेक्टिवली कोऑपरेट करते हो।
तो ऐसा मत करो, सभी को एक समान मानो और बाकी मीडियम तक आ जाओ, वो बेस्ट है। न्यूरोटिसिज्म लो मीडियम, अगेन न्यूरोटिसिज्म में आप लो हो मतलब भावना आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। जस्ट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। देन प्रीतम, प्रीतम ने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, प्रीतम ने सिर्फ इतना लिखा था कि मैं एनर्जेटिक हूँ बट रिजर्व्ड हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया प्रीतम के बारे में, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि जो काफ़ी एनर्जेटिक है बट रिजर्व्ड है, तो एनर्जेटिक हो कहाँ पे आप फिर? स्पोर्ट्स में एनर्जेटिक हो या पढ़ाई में एनर्जेटिक हो और लोगों से घुलने मिलने में रिजर्व्ड हो? तो क्योंकि पूरी कंडीशन मेरे को समझ में नहीं आई प्रीतम, इसलिए मैं कुछ एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, बट फिर भी जो आपने लिखा है तो रिजर्व्ड आपकी एनर्जेटिक होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी रिजर्व्ड होना है। तो ये रिजर्व्ड होने वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वही वाली प्रॉब्लम है कि आप घुल मिल नहीं पाते हो किसी से, आप एक्स्ट्रावर्जन नहीं हो, उसमें लो लेवल पे हो। तो उसका क्या उपाय है कि आप अपनी इन्फीरियोरिटी, वही बात आ गई इन्फीरियोरिटी वाली, कि आप इन्फीरियर फील करते हो कहीं ना कहीं, तो वो इन्फीरियोरिटी को फाइंड आउट करो कि वो कहाँ पे आप इन्फीरियर फील करते हो और उस कमी के ऊपर वर्क करो। धीरे धीरे ये रिजर्वडनेस जो आपकी है ये कम होती जाएगी। देन अंजलि नारायण, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई लेवल, ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई लेवल बट डोंट बी अनप्रिडिक्टेबल, डोंट लूज योर फोकस, मेक श्योर, वो जो 2 पॉइंट मैंने बताए थे। कॉन्सेंशियसनेस मीडियम लेवल, जो कि एक अच्छी बात है। एक्स्ट्रावर्जन मीडियम लेवल, जो अगेन एक अच्छी बात है, मेंटेन करो उस चीज़ को। एग्रीएबलनेस मीडियम लेवल, अगेन बहुत अच्छी बात है। न्यूरोटिसिज्म लो लेवल, बट अगेन मेक श्योर कि दैट यू डोंट बिकम इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। बाकी आपने मीडियम लेवल पे हो ज़्यादातर चीज़ों में, तो इट इज़ गुड। देन आरती, हाउ टू गेन नॉलेज, आरती ने सिर्फ इतना ही कमेंट में लिखा था, हाउ टू गेन नॉलेज। तो आरती मैं आपको ये बोलूँगा कि रीडिंग एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, ये 2 तरीके हैं जिससे आप ज्ञान हासिल कर सकते हो। एक आपका थियोरेटिकल नॉलेज होता है जिसकी अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, एक स्टूडेंट के तौर पे, 17, 18, 19 साल के स्टूडेंट के तौर पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको एग्ज़ाम पास करवाएगा। बाकी फिर दूसरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, दुनिया में आपको एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन फॉर यू एज ऑफ नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ थियोरेटिकल नॉलेज। तो किताबें पढ़ो अच्छी अच्छी, सबसे पहले तो अपना जो कोर्स के सब्जेक्ट है उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अपने आप यूँ ही बहुत नॉलेज हो जाएगा। आप तो एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो या सीडीएस जैसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो। इतने सारे सब्जेक्ट्स को ही अगर आप ठीक से पढ़ लो तो अपने नॉलेज को बहुत बढ़ा सकते हो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको। पिंटू की प्रॉब्लम थी ओवर थिंकिंग और दूसरी प्रॉब्लम थी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ओवर थिंकिंग का मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगेन बी इन एक्शन। ओवर थिंकिंग कब होती है? ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप फालतू बैठे रहते हो। मैंने कभी ये नहीं देखा, जैसे मैं स्पोर्ट्स खेलता था, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, बॉक्सिंग खेला। कभी बॉक्सिंग के रिंग में जब लड़ाई बाउट चल रही होती थी तब मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, फील ही नहीं होता था। अभी सामने वाले ने एक पंच चलाया, आपने उस पंच के सामने डक किया और उसके रिस्पॉन्स में एक पंच आपने चलाया और सब कुछ बहुत स्प्लिट सेकंड्स में हो रहा है। उसने मूवमेंट किया, वो आपके राइट में आ गया, आपने मूवमेंट करके अपने आप को रीपोजीशन किया और सब कुछ 2-2.5 मिनट में इतनी तेज़ी से हो जाता है। हालांकि वो 2-2.5 मिनट बहुत भारी पड़ते थे, ऐसा लगता था कि बस ख़त्म ही नहीं हो रहा है कुछ। बट वहाँ पे कभी ओवर थिंकिंग नहीं होती थी। फुटबॉल के मैच में कभी ओवर थिंकिंग नहीं हुई, क्रिकेट में बैटिंग करते हुए कभी ओवर थिंकिंग नहीं हुई, बॉलिंग करते हुए कभी ओवर थिंकिंग नहीं हुई। कोई कैच आ रहा है क्रिकेट में, कभी ओवर थिंकिंग नहीं हुई। जब वो कैच आसमान में होता था और अपन करने के लिए जाते थे, कभी ओवर थिंकिंग नहीं होती थी उस पॉइंट पे।
तो जब ओवर थिंकिंग होती कब थी? ओवर थिंकिंग होती तब थी जब अपन फालतू बैठे रहते। जब अपन फालतू बैठे रहते तो ओवर थिंकिंग होती है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ क्रिएटिव, कुछ पॉजिटिव हमेशा करते रहिए, और कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी आपको। क्योंकि ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप दिमाग को खाली रखते हो, एंगेज नहीं रखते हो उसको कहीं पे। अपने माइंड को हमेशा कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव चीज़ में एंगेज करके रखो, ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं होगी। दूसरा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इंडिकेट करता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। इनसिक्योरिटी किस इंसान को होती? मैं हार जाऊंगा। ये किस इंसान के मन में थॉट आता है? जिसको पता होता है कि मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा। ये थॉट तभी आता है जब अपने को पता होता है कि मेरी कहीं ना कहीं वीकनेस है। और लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी तब होती है आपकी जब आपका लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल होता है। अब मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब क्रिकेट में खेल रहा हूँ अपने बराबर के लोगों से, क्लब लेवल पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, क्योंकि क्लब लेवल पे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मुझे पता है कि क्लब लेवल के जो बॉलर्स होते हैं उनका पेस क्या होता है और वो कितना स्किल रखते हैं। उतना स्किल मेरे अंदर भी है, तो मुझे पता है मैं उनकी बॉल्स को नेगोशिएट कर जाऊँगा और उनके साथ में कॉम्पीट कर सकता हूँ, तो मेरे को इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। लेकिन अचानक मुझे आईपीएल में जाके बोल दे कोई बैट लेके कि जाओ बैटिंग करो, जसप्रीत बुमराह के सामने जाके बैटिंग करो, तो मुझे इनसिक्योरिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मैंने उस पेस की कभी बॉल ही नहीं खेली जिस पेस पे वो बॉल फेंकेगा। विकेट बचाऊं कि टांग बचाऊं, तो मुझे क्या होगा? इनसिक्योरिटी होगी। क्यों इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर? क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल ही नहीं है। या मैं कोई ऐसी एग्जाम में जाके बैठ जाऊं जिसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये लैक ऑफ कॉम्पिटेंस जो आपके अंदर है, इसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटी है। और कॉम्पिटेंस की कमी है नॉलेज और स्किल की वजह से। तो अपने नॉलेज और स्किल के ऊपर वर्क करो, कॉम्पिटेंसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और इनसिक्योरिटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी आपकी। अगला, सिमरन कौर, ओपननेस टू एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल का है। बहुत अच्छी बात है सिमरन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई लेवल का है। मेक श्योर कि फोकस लूज नहीं करना है और अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना है कभी भी। एक काम है तो वो काम पूरा करके ही दूसरा काम करना है। वो पहले भी आप समझ गए होंगे, शुरू से वीडियो देखा होगा। तो कॉन्सेंशियसनेस हाई लेवल का है, अगेन बहुत अच्छी बात है। हाईली डिसिप्लिन्ड हो आप। मेक श्योर कि स्टबर्न नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखनी है। हर कोई शायद आपके लेवल का हाई कॉन्सेंशियसनेस नहीं रख पाए, तो उनके साथ में भी एडजस्ट करना है और उनको अपने लेवल तक लाने की कोशिश करनी है, लेकिन आराम से, रश करके नहीं, हरी करके नहीं, ग्रेजुअली उनको अपने लेवल पे लाने की कोशिश करनी जिनके साथ आप काम कर रहे हो। तीसरा, एक्स्ट्रावर्जन हाई मीडियम, वेरी गुड, अच्छी बात है। मीडियम में हाई लेवल है, एक्स्ट्रावर्जन अच्छा है। अगेन जस्ट मेक श्योर कि किसी का मजाक ना उड़ जाए आपकी वजह से, कोई डोमिनेटेड फील ना करे आपकी वजह से। एग्रीएबलनेस हाई मीडियम, आउट स्पोकन। अभी आउट स्पोकन का जो मतलब है, ये दो मतलब निकल सकते हैं आउट स्पोकन के। पहले तो एग्रीएबलनेस हाई मीडियम है आपके अंदर कि आप मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हो। और जो मैं समझ रहा हूँ आउट स्पोकन से, उससे मेरा मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके आउट स्पोकन वर्ड्स से, कि आगे बढ़ के आप मदद करते हो। जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आउट स्पोकन का दो मतलब होते हैं। एक बहुत फ्रैंक इंसान जो होता है वो उसको आउट स्पोकन बोलते हैं, और एक जो बहुत मुंह फट इंसान होता है उसको आउट स्पोकन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने आउट स्पोकन लिखा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने किया है कि आप आगे बढ़ के किसी की मदद करते हो, इंतज़ार नहीं करते हो कि वो आपसे आके मदद मांगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले तो ये कहूँगा कि आप हाई लेवल पे हो, फिर आप हाई मीडियम पे नहीं हो, आप एग्रीएबलनेस में हाई लेवल पे आ गए, अगर आप आगे बढ़ के कर रहे हो तो।
और अगर ऐसा है तो फिर आपको अपनी लाइफ में कई बार दुख उठाने पड़े होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि ऐसे लोगों को कई परेशानियां होती हैं कि आपने तो कर दिया किसी के लिए लेकिन आपको बदले में मिलता नहीं, क्योंकि वो इंसान आपकी तरह नहीं होता। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लोअर डाउन करो। और अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप तो करते ही हो मदद, तो फिर एक्सपेक्टेशन मत रखना बदले में कि वो भी आपके प्रति वही व्यवहार रखेगा जो व्यवहार आप उसके प्रति रख रहे हो। हर कोई ऐसा नहीं होगा जैसे कि आप हो। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भी आपको जो कम मिलेंगे, जो आपको उतना ही रिटर्न देंगे जितना आपने उनको दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे जितना आपने उनके लिए किया था। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखो, माइंड को मेकअप करके रखो कि दुखी नहीं होना है, कि ठीक है अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ठीक है, मेरी मर्जी है, मुझे अच्छा लग रहा है करने में तो मैंने कर दिया, बदले में एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ भी। इस थॉट के साथ में अगर आप एग्रीबलनेस में काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड। और अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं हो पा रहा है और बार बार निराशा हो रही है कि मैं तो किसी के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, बदले में मुझे मिल नहीं रहा है, तो फिर ये एग्रीबलनेस को मीडियम लेवल पे लेके आओ, थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाओ, और जब कोई आपसे आके मदद मांगे तभी उसकी मदद करो। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि या तो अपने आप को कंटिन्यू रखो पर फिर दुखी मत हो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, और अगर दुख हो रहा है बार बार तो फिर अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व्ड बना लो। देन न्यूरोटिसिज्म लो, यू फील सिक्योर, यू फील कॉन्फिडेंट, विच इज़ वेरी गुड, बट देन अगेन प्लीज़ बी सेंसिटिव। बट वो आप हो, और वो क्यों हो वो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एग्रीएबलनेस में आप हाई मीडियम लिख रहे हो और आउट स्पोकन भी लिख रहे हो, जिससे ये साबित हो रहा है कि सेंसिटिविटी आपके अंदर है। तो ये दोनों गुण बहुत अच्छे बन रहे हैं फिर, कि नेगेटिव भावना आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रही है और साथ ही सेंसिटिविटी भी आपकी बनी हुई है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। आपको सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल स्टडीज़ बहुत अच्छे से करनी है, एसएसबी में बहुत हाई चांसेस है कि आप रेकमेंड हो जाओगे। देन वी हैव रूपा सान्ये नमः, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, रूपा सान्ये नमः, अगर मैं करेक्टली उच्चारण कर रहा हूँ इस नाम का, तो इन्होंने ओ यानी कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस में अपने आप को हाई लेवल का लिखा है। रूपा सान्ये, प्लीज मेक श्योर दैट यू बी प्रेडिक्टेबल एंड डोंट लूज फोकस। सी यानी कि कॉन्सेंशियसनेस में मीडियम लेवल है, एंड शी सेज डिपेंड्स ऑन टाइम, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जो कि आपने लिखा है, और यही होना भी चाहिए कि वक्त और परिस्थिति के हिसाब से अपने को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब हम आराम कर सकते, रेस्ट कर सकते, और कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ एरर हम छोड़ नहीं सकते, हमको कोई भी काम बहुत लपक के करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मीडियम हो और डिपेंड्स ऑन टाइम। इतना भी स्टबर्न नहीं होना, चाय पीने का टाइम हो गया, नहाने का टाइम हो गया, खड़े रहने का टाइम हो गया, बैठने का टाइम हो गया, इतना भी स्टबर्न नहीं होना, जो कि आप नहीं हो ऑब्वियसली। फिर आता है आपका एक्स्ट्रावर्जन, जिसमें आप मीडियम हो, जो कि एक अच्छी बात है। फिर एग्रीएबलनेस में भी आप मीडियम हो, और आगे लिख रहे हो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड ग्रुप टू ग्रुप, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग, जिसको मैं कहता हूँ माथा देखकर तिलक लगाना, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है। जो डिज़र्व करता है उसके लिए टाइम दो, जो डिज़र्व करता है उसकी मदद करो, जो डिज़र्व नहीं करता है मदद मत करो। अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रख के दूसरों की मदद करो, जो कि आपके अंदर क्वालिटी दिखाई दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और न्यूरोटिसिज्म में आप मीडियम लेवल पे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल। ज़्यादातर लोग न्यूरोटिसिज्म में मीडियम लेवल पे ही होते हैं, लो लेवल पे भी बहुत कम लोग होते हैं, हाई लेवल पे भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मीडियम लेवल पे ही होते हैं। जस्ट मेक श्योर you don't lose your sensitivity and you don't become a reactive person when the negative emotions are overwhelming you. So you are not reactive then, and when any emotion is not influencing you, at that time you are being sensitive. बस ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखो। और आई थिंक मेरे ख्याल से इसी के साथ सारे नहीं, खुशी तोमर, openness to experience medium level, which is a good thing खुशी। conscientiousness high level, मेक श्योर, अब आपको क्या ध्यान रखना है खुशी, कि आपको स्टबर्न नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। एक्स्ट्रावर्जन मीडियम, विच इज़ अ गुड थिंग। एग्रीएबलनेस हाई लेवल,
घर बेच के तीर्थ नहीं करना है। एग्रीएबलनेस, दूसरों की मदद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी मदद सबसे पहले करो, अपने आप को दुरुस्त बनाओ। कभी प्लेन में ट्रैवल किया हो तो प्लेन में हमेशा एक बात कहते हैं एयर होस्टेस कि सबसे पहले अपनी मदद करें और उसके बाद किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में वो सबसे पहले क्या बोलती, पहले अपने ऑक्सीजन मास्क लगाएं अपने मुंह पे और उसके बाद दूसरों की मदद करें। तो वो बात आपको भी ध्यान रखनी है कि पहले खुद की मदद करो, अपनी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखो और फिर किसी और के इंटरेस्ट या किसी और की मदद करो। न्यूरोटिसिज्म हाई, अब यहाँ पे आपको थोड़ा अगेन वही वाली बात मैं कहूँगा कि नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी कब नहीं होगी, जब आप एक्टिविटीज़ करते रहोगे। एक तो एक्टिविटीज़ करते रहो आप, दूसरा डोंट गिव अ डैम इफ इट गोज, if it goes negative for you। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एग्जाम में फेल हो गए, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तो ये सोचो कि क्या हो जाएगा। क्या शिवजी आके त्रिशूल मार देंगे, या घर वाले भाले से मार देंगे, या गोली मार देंगे घर? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डांट पड़ेगी, थोड़ा बहुत लोग ताने मारेंगे, बट देन यू विल अगेन हैव अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड एंड मूव अहेड इन लाइफ। सो अगर पहली कोशिश तो रिजल्ट फेवरेबल आने के लिए वर्क करो, लेकिन अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता है तो डोंट गिव अ डैम, जो होगा देखा जाएगा, आगे कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है और खाली नहीं बैठना है, एक्टिविटीज हमेशा करते रहो। इससे नेगेटिव भावनाएं आने का वक्त ही नहीं मिलेगा। नेगेटिव भावनाओं को वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहेगी और खटखटाती रहेगी, बोलती रहेगी आपसे कि खुशी कब से हम दरवाज़ा खटखटा रहे, हमको आने दो अंदर। पर खुशी इतनी बिजी होगी अपने काम में कि वो ध्यान ही नहीं दे पाएगी उस चीज़ के ऊपर। सो बी लाइक दैट। फिर सुजल शुक्ला है, शुक्ला जी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई लेवल, बहुत अच्छी बात है शुक्ला जी, लेकिन ये चीज़ आपको अनप्रिडिक्टेबल और आपका फोकस लूज करने वाला बना रही है, उसको इम्प्रूव करो। अच्छी बात है, लेकिन प्रेडिक्टेबल रहो और फोकस लूज मत करो। एक काम जो लिया है हाथ में उसको पूरा करो और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता दूसरी तरफ ध्यान मत दो। दूसरा, कॉन्सेंशियसनेस हाई लेवल की है, स्टबर्न नहीं होना है। अगर हाई लेवल का कॉन्सेंशियसनेस है, स्टबर्न नहीं होना है। एक्सट्रावर्जन मीडियम लेवल का है, विच इज़ गुड थिंग। एग्रीएबलनेस मीडियम लेवल की है, विच इज़ गुड थिंग। न्यूरोटिसिज्म ज़्यादातर लोगों में मीडियम लेवल का ही होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट मेक श्योर कि यू आर सेंसिटिव इनफ टू हेल्प अदर्स, एट द सेम टाइम यू आर नॉट रिएक्टिव टू द सिचुएशंस, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशंस। सो दिस इज ऑल। और अब फाइनली स्लाइड्स पूरी हो गई है। आई होप कि जो एनालिसिस मैंने किया वो आपको समझ में आया होगा, और उससे भी ज़्यादा आई होप कि शायद वो आपके काम भी आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।